लेकिन अब क्या है, एडटेक ने एक क्रांति ला दी है। फिर जब मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप 30 साल के हो चुके हैं, लाइफ में क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े, ये क्वेश्चन मेरे आगे आया। सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख होता है। जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, ये सच है कि ऑन एन एवरेज उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो औसत 5% के आसपास है। अब मुझे लगता है कि एक तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम, रील। एंड मैंने वहाँ पे 6 अटैम्प्ट दिए, आउट ऑफ दो 6 अटैम्प्ट 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया, तो 4 बार मेंस लिखा, और मेंस भी मैंने 2 बार क्रैक किया, तो यूपीएससी के 2 इंटरव्यू मैंने दिए। पर जिनका हुआ है उनके लिए तो अच्छा ही है, पर जिनका नहीं हुआ उनको मोटिवेशन मिलती है कि आगे हमारा भी होगा तो ऐसे मतलब हमें भी अच्छा लगे। सेकेंडली मैम, मुझे लगता है एआई का बहुत बड़ा रोल है। आफ्टर द एडवेंट ऑफ एआई एंड इफ समबडी नोज हाउ टू यूज इट, प्रिपरेशन बिकम्स अ लॉट ईजियर। इस वक्त हमारे साथ सलोनी खन्ना मैम हैं, जो कि यूपीएससी के मुद्दों पर आपको कहीं ना कहीं बोलते हुए, सुनते हुए दिख गई होंगी, मॉक इंटरव्यू लेते हुए। तो सलोनी मैम, आप ये बताइए कि आज यूपीएससी 2025 का रिज़ल्ट आया है, इस पर आपका क्या टेक है, कैसा रहा इस बार का रिज़ल्ट? देखिए, रिज़ल्ट में हर बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो रिज़ल्ट का दिन जो होता है वो अपने आप में एक मिक्स्ड बैग होता है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और जिनका नहीं हुआ उन्हें कहना चाहूँगी कि अगली बार ट्राई करें। लेकिन एक तीसरी तरह के कैंडिडेट भी हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन जो वो रैंक चाहते थे उन्हें मनचाही रैंक नहीं मिली है। वो हम कहते हैं ना प्रॉपर IAS, तो उनको वो रैंक नहीं मिली है। तो वैसे वाले स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहूँगी कि ग्रेटफुल रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि लिस्ट में अपना नाम देखें। अगर आपका लिस्ट में नाम भी आया है तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम की क्वालिफाइड लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। तो मैम, ये तो रहा कि यूपीएससी इतना टफ एग्ज़ाम है और इसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट इसके अलावा और जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली जैसी जगहों पर आ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आज से 10 साल पहले ये स्ट्रगल होता था कि झारखंड से या बिहार से या यूपी से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से लोगों को लगता था दिल्ली आएंगे तो ही तैयारी कर पाएंगे, है ना। लेकिन अब क्या है, एडटेक ने एक क्रांति ला दी है। एडटेक के चलते आप अपने घर के कंफर्ट में तैयारी कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में, ज़रूरी नहीं आप भारत में ही हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप साउथ इंडिया से हैं, आप JNK से हैं। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं JNK से जिनका आज सिलेक्शन हुआ। तो एडटेक ने ये क्रांति लाई है। अब कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी देखते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि हमने इसके माध्यम से चाहे शिक्षा हो स्कूल की या कॉलेज की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, सस्ता भी किया है और इसको हमने हर दरवाजे तक पहुंचाया है, देश के हर कोने तक पहुंचाया है। तो वो जो सपना होता था ना कि मैं भी अगर पैसे होंगे तो तैयारी करूंगा या IAS बनने दिल्ली जाएंगे, अब वो सपना आसान हो गया। उतना मुश्किल नहीं रहा कि आपको दिल्ली जाना है तभी आप तैयारी कर पाएंगे, आप घर से तैयारी कर सकते हैं। इसमें जब हम बात यूपीएससी करती हैं तो एक अलग सा डिबेट खड़ा हो रखा है पिछले 10-12 साल से, तो बहुत ज़्यादा, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख होता है। जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, ये सच है कि ऑन एन एवरेज उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो औसत 5% के आसपास है, जो सच में बहुत दुखदाई है। इसलिए क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है बहुत सारे लोगों की। इनफैक्ट यूपीएससी में भी जब हम बात करते हैं कंपलसरी लैंग्वेज ऑप्ट करने की, आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो उसके बाद भी राजभाषा की जब बात होती है तो हिंदी एक तरह से ज़रूरी भाषा मानी जाती है। लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम सिर्फ सिलेक्शन पर तो फोकस करते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हिंदी माध्यम के बच्चों की तैयारी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। क्या उनके पास किताबें अवेलेबल हैं जो होनी चाहिए, जिस तरह के नोट्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास हैं उनके पास हैं, जिस तरह की कोचिंग्स हैं, जिस तरह के टेस्ट पेपर्स हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम बिल्ड नहीं करेंगे और हम सिर्फ रिजल्ट वाले दिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों की चिंता करेंगे, तो मुझे लगता है ये फेयर नहीं होगा। और बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के बारे में पहले सोचें। और हिंदी क्या, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी भाषा बोलता है, हम तो विविधता का देश है ना। तो किसी भी भाषा के बच्चे को चैलेंज नहीं होना चाहिए यूपीएससी सिलेक्शन में, और इस तरह की डाइवर्सिटी हमें रिजल्ट में दिखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम ये डाइवर्सिटी अपने रिजल्ट में भी देख पाएँ, ना केवल इंग्लिश डोमिनेटेड और कॉलोनियल हैंगओवर वाला इंग्लिश मीडियम वाला रिजल्ट हो।
तो इस मामले में आप गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहती हैं, जैसे पेपर का पैटर्न रहा हो, इंटरव्यू के जो पैटर्न है या मेंस के पैटर्न है यूपीएससी का, उसमें आप कुछ बदलाव चाहती हैं जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी आसानी हो सके? देखिए, इस बारे में बहुत सारे लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट भी किए हैं, पर मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सरकार से उम्मीद नहीं लगा सकते। मतलब सारा काम सरकार नहीं कर सकती ना, हमें प्रैक्टिकली भी समझना पड़ेगा। तो जितने भी हम सब लोग हैं, चाहे एज कम्युनिटी, एज एजुकेटर्स, एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदी माध्यम का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जिससे हिंदी माध्यम के बच्चे भी एक्सेल कर पाएँ। और हाँ, सरकार से तो ये विनती है ही कि जितनी भी तरह में पैरिटी लाई जा सकती है, जैसा मैंने आपको बताया कि हर भाषा में जैसी भी मेरे पास कैंडिडेट्स आए जिनका मराठी मीडियम है, मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो जितने भी तरह की डाइवर्सिटी है, अगर उसमें पैरिटी लाई जा सके तो वो तो अच्छा ही होगा। और एज समबडी जो यूपीएससी स्पेस के बारे में बात करता है, जैसा आपने कहा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सुनते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस विविधता को प्रमोट करने की बात करें। मैंने अपने आईआईटी की डिग्री के बाद यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करी एंड मैंने वहाँ पे 6 अटैम्प्ट दिए। आउट ऑफ दो 6 अटैम्प्ट 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया, तो 4 बार मेंस लिखा, और मेंस भी मैंने 2 बार क्रैक किया, तो यूपीएससी के 2 इंटरव्यू मैंने दिए। 2019 में मेरा आखिरी अटैम्प्ट था जिसका रिजल्ट 2020 में आया। जब रिजल्ट आया, फाइनल अटैम्प्ट, आपको लगता है आप दूसरी बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मेरी एजुकेशन बहुत हम्बल रही है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो यूपीएससी में आके उस एजुकेशन में जो गैप रहा है मेरी बेसिक, वो मैंने नोटिस किया। फिर जब मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप 30 साल के हो चुके हैं, लाइफ में क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े, ये क्वेश्चन मेरे आगे आया। मैंने ये सोचा कि यार जो चैलेंज, जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस एरा में मैंने प्रिपरेशन करी उस एरा में एजुकेशन बहुत कॉस्टली होती थी, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे को पढ़ना होता था। यहाँ पे दिल्ली में अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो कोचिंग की फ़ीस 1.5 लाख रुपए होती थी, उसके साथ आप यहाँ पे रेंट भी देंगे, तो कम से कम एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए 4 से 5 लाख रुपए साल में खर्च करने हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू करा अफोर्डेबल तरीके से, तो हमारी जो रीच थी वहाँ तक पहुँची। जो स्टूडेंट आज, जैसे आप बिहार से हैं, मैं अभी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो कि पटना में है, उज्ज्वल नाम है उसका, रैंक 10 है और उसका रैंक आया है, और वो पटना से रह के उसने तैयारी करी है। अभी मैं 10 मिनट पहले उससे बात कर रहा था, तो मेरे को सुन के इतनी खुशी हुई कि एक बच्चा जो शायद ऑफलाइन कॉस्टली कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता था, तो यही एक विज़न था। जब मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी गाइडेंस स्टूडेंट तक कैसे पहुंच सकती है, और ऑनलाइन एक माध्यम था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और हमने शुरुआत करी सारथी आईएएस की। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं होता है और जो अपने करियर को रीबिल्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि अलग अलग तरीका हो सकता है फेलियर को लाइफ में देखने का, ठीक है। मेरा जब खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने यही सोचा था कि यार मैं इसे फेलियर की तरह क्यों देखूं। मैं तो ये देखूंगा कि मैंने 7 साल एक एजुकेशन में स्पेंड करे, है ना, और वहाँ से जो मेरी लर्निंग है उसको लेके जो भी मुझे करियर के ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें मैं ट्राई करूँ। मैंने क्या देखा है, जो कैंडिडेट जब सिलेक्शन नहीं होता है उसके बाद अगर वो निराश हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। अल्टीमेटली वो मेंटल गेम है, एटीट्यूड है। अगर एक बार निराशा आती है जब सिलेक्शन नहीं होता, अगर आप 10-15 दिन के बाद अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करें, जो भी सीखा है आपने उसको लेके आप एक करियर बिल्ड करने की कोशिश करें। तो मैंने मल्टीपल एग्जांपल देखे हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने पहले यूपीएससी दिया, उनका यूपीएससी कभी क्रैक भी नहीं हुआ था, उसके बाद भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो वो क्यों कर पाए? क्योंकि जो उनका यूपीएससी का एक्सपीरियंस था उसे लेके वो आगे गए और एक पॉजिटिव माइंडसेट से दोबारा से मेहनत करनी स्टार्ट करी। तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं सब स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, भाई मेहनत करो। जो भी आपने यूपीएससी में गैदर की है इन्फॉर्मेशन, जो भी स्किल सीखा है, जो रिजिलियंस, परसिवरेंस ये पूरी प्रिपरेशन आपको देती है, वो आपको लाइफ में बीट नहीं होने देगी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा जब यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू था तो धौलपुर हाउस शाहजहाँ रोड पे मेरा इंटरव्यू हुआ। RN चौबे सर थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और उनकी एक आदत क्या है, जब वो अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं तो कैंडिडेट से पूछते हैं कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर, क्या अब आपको हमारे साथ कुछ और शेयर करना है। तो मेरा लास्ट इंटरव्यू था, मुझे पता था कि हो सकता है सिलेक्शन ना हो सकता है मेरी लास्ट इंटरेक्शन है यूपीएससी के साथ। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपको। तो ही वॉज अमेज्ड कि क्या बात करने वाला है। मैंने उनको भी ये बात बोली थी जो मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि थैंक यू यूपीएससी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम इतना रिगरसली आपको प्रिपेयर करवाता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ आ जाती हैं उसके बाद आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। तो आपका क्या टेक है ओवरऑल यूपीएससी के रिजल्ट पर? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैम, मेरा नाम राजनंदन सिंह चौहान है
मैं एक अटैम्प्ट दे चुका हूँ पिछले साल, इस बार फिर देने वाला हूँ मैम। जी मैम। तो क्या आपका टेक है ओवरऑल रिजल्ट पे? मैम अभी तो आज रिज़ल्ट आया है, कई लोग का हमने देखा कि हाँ अच्छा माहौल था यहाँ पर, 2-3 लोग सेलिब्रेशन हो रहा था यहाँ पर। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों नहीं हुआ आपका? मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद मैंने रिवीजन मेरा ठीक से नहीं हो पाया था, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में टेस्ट सीरीज़ भी नहीं ज्वाइन करी थी, तो वो मुझे लगा कि उसके कारण से मेरा नहीं हो पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्या आपका बैकग्राउंड रहा है स्टडीज़ का? मैम मैं मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा बीएससी मैथ्स से रहा है। कॉलेज मैंने रायपुर से करा हुआ है, और फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। अभी मैं यहाँ टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन किया हूँ अभी मैं। इधर ही रहते हैं आप? यस मैम। ये तो ओल्ड राजेंद्र नगर है, मैं करोल बाग में रहता हूँ। जी जी सुजल साहू मैम। अच्छा, आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी जी कौन सा अटेम्प्ट? सेकंड अटैम्प्ट है सर। जी सर ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम्स रह गई थी? एक्चुअली मैम मेरी प्रिपरेशन काफ़ी सही नहीं रही थी। मैं अभी ही आया हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर यहाँ पे तैयारी करने के लिए, और मैंने सेल्फ स्टडी किया हुआ है, तो उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट तैयारी नहीं कर पाया था। तो मतलब कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं था मेरा लास्ट ईयर का, ऐसे ही मतलब टेस्ट के लिए दिया हुआ था मैं। तो इस साल भी दे रहा हूँ, और अभी तैयारी करके मैं नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनल अटेम्प्ट दूंगा मैं। ओवरऑल आपने कितने साल लगा दिए हैं अभी तक तैयारी में? अभी तो मैम अभी सेकंड ईयर बोल सकते हैं, दिस ईयर। ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो गई है? किस सब्जेक्ट में है? बीएससी साइंस सब्जेक्ट में। या कहाँ से हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। तो शाम का वक्त है, यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स चाय पर बैठे थे, उसी में से हमारे बीच एक हैं। क्या नाम है आपका? ऋत्विक जी। तो क्या टेक है ओवरऑल आपका? आज रिजल्ट आया है यूपीएससी का। अरे जिनका हुआ है उनके लिए तो अच्छा ही है, पर जिनका नहीं हुआ उनको मोटिवेशन मिलती है कि आगे हमारा भी होगा तो ऐसे मतलब हमें भी अच्छा लगे। तो आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं? अभी 2 दिया है मैंने। जी जी जी। पढ़ाई आपने कहाँ से की है? मैंने यूपीएस देहरादून से की है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है मैंने। तो ओवरऑल आपका क्या लग रहा है कि प्रिपरेशन में क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है? प्रिपरेशन में मेरे को लग रहा है करंट अफेयर्स के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी तो इस बार लग रहा है कि हो जाना चाहिए, बस ऐसा कुछ वो नहीं है। तो इसमें आप श्योर नहीं हो सकते कि आपने एक बार प्री दे दिया तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा, कि आपने मेंस दे दिया तो आप सिलेक्टेड ही हो। 1 साल का प्रोसेस है, जितना आप इसमें टाइम देंगे मतलब जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि यूपीएससी आपने किस चीज़ की पढ़ाई की थी? मैंने कंप्यूटर साइंस किया था। तो उसमें आपने अचानक से इंजीनियरिंग के बाद कैसे तय किया कि अब यूपीएससी करना है? इसमें तय करने का ऐसा कुछ नहीं था, मतलब देखता था इतना वो होता था, मतलब जैसे अपने फादर को ही देखता था, वो भी मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, तो लगता था कि कुछ करना है तो अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो इससे बेटर पोजीशन कुछ होती नहीं है एक्चुअली। पैसे आप कमा लेंगे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल अगर आपको कुछ करना है सोसाइटी के लिए तो इससे बेस्ट तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करना चाहिए इधर। अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे काफ़ी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, कई लोगों का सिलेक्शन होता है, कई लोग का नहीं होता है, तो क्या आप लोग प्लान बी लेकर चलते हैं? प्लान बी तो ज़्यादातर लेके चलते ही हैं, जैसे प्लान बी क्या रहेगा, MBA कर लो या वापस जॉब के चले जाओ, पर ज़्यादातर लोगों का वही सोचना रहता है कि प्लान बी इज़ ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ प्लान ए। अगर प्लान ए सक्सेसफुल रह गया तो प्लान बी के बारे में सोचूँ कि टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं अपना उसमें। तो जो बच्चे इधर आना चाहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर आके तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग ऑफ़लाइन पढ़ते हैं तो ऑफ़लाइन तो हम लोगों ने भी देखा कितनी पढ़ाई होती नहीं होती है, पर मेरे हिसाब से ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर है। आप ORN आइए, रहिए, यहाँ का माहौल रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, टीचर रहते हैं, कोचिंग रहती है, इतने नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो ORN आके आप एक्सप्लोर करें, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़्यादा मोटिवेशन में हो सकता है, आप ज़्यादा पढ़ लें। आजू बाजू आपको इतने अच्छे मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, किताब के एक ही किताब में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से तो मेरे को लगता है सही है, मतलब ORN आना चाहिए, 1 साल तो रह के जाना चाहिए लोगों को यहाँ से। तो आपने बच्चों के सेलिब्रेशन की विजुअल्स देखे। इस वक्त पूरे करोल बाग में, मुखर्जी नगर में हर जगह सेलिब्रेशन हो रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं डॉक्टर शिविन। डॉक्टर शिविन फ़िलहाल में UPSC एजुकेटर हैं और ex-IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों की जर्नी डॉक्टर शिविन बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बताइए डॉक्टर शिविन।
इस बार के रिजल्ट पे आपका क्या टेक है? तो मैम फर्स्टली तो वी आर वेरी हैप्पी। जैसे आई टीच नाउ एट सारथी IAS, तो हम खुद भी पढ़ाते हैं, तो हम बहुत खुश हैं बिकॉज वी हैव हैड अ ग्रेट रिजल्ट दिस ईयर। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पेड कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स थे, सिर्फ इंटरव्यू के नहीं या कहीं वैसे नहीं, जो हमारे पेड कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमसे प्रीलिम्स और मेंस पढ़ा है, ऐसे 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैम मेरे लिए पर्सनली भी ये बहुत बड़ी मोमेंट है। लाइक व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन 2022। तो जब खुद का रिजल्ट आता है तो बहुत खुश फील होता है, और आई थिंक हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को खुश फील होता है। बट आज मुझे जो खुशी हो रही है वो कहीं ज़्यादा है उससे, बिकॉज इट इज़ माई स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग सिलेक्टेड। इट इज़ बाय फार इन माई ओपिनियन द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री एंड प्रॉबली द वर्ल्ड। तो अगर कोई इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा है तो दे आर डेफिनेटली समबडी हु हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आपने जैसा कि बताया कि बहुत एफर्ट्स लगता है एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ वर्ल्ड है, तो आपने क्यों छोड़ दिया इस अच्छे से खूबसूरत जॉब को, और इतनी मेहनत करके आपने इसकी तैयारी की थी? ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, और ख़ासकर जो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे। तो मैम मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इट इज़ द जॉब इज़ डिफरेंट एंड द एग्ज़ाम इज़ डिफरेंट। एग्ज़ाम एक अकेडमिक एक्सरसाइज है और मेरे को ये पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत पसंद है। तो इट इज़ आई वॉन्टेड टू स्टे इन दैट अकेडमिक एक्सरसाइज एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मेरा खुद का एग्ज़ाम निकल गया तो मैंने सोचा मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा लेता हूँ। जॉब एक अलग है, प्रॉबली इंडिया की बेस्ट जॉब है, बट मुझे इस चीज़ में पर्सनली जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट मुझे मज़ा आया और मैंने अपना इंटरेस्ट फॉलो किया। आई नो ये भी बहुत एक प्रिविलेज्ड बात है, बट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना इंटरेस्ट फॉलो करो। एंड मैम उसके बाद जब मैं सिलेक्ट हुआ था तब भी मैं पढ़ा रहा था, तो मेरे फर्स्ट ईयर में ही मैंने देखा कि मेरे 50 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो आपने 2022 का निकाला था, उस समय से लेके 2026 में हम लोग चल रहे हैं और 2025 का रिजल्ट आया है, तो 3-4 सालों में कुछ आपको डिफरेंस नज़र आया पेपर में, ओवरऑल एस्पिरेंट्स के माइंडसेट में? मैम पेपर में अगर मैं कहूँ तो 2013 में फॉर्मेट चेंज हुआ था यूपीएससी का, उसके बाद से पेपर डिफरेंट हुआ। बट 2013 से 20 तक पेपर मुझे लगता है रिलेटिवली स्लाइटली ईजियर साइड पे था। 21 के बाद से पेपर बहुत टफ होता गया है, स्पेशली अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर एनालिटिकल, लेंदी, मल्टीपल ऑप्शन स्टेटमेंट्स आने लगे हैं, और मेंस भी अब वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछ रहे हैं, राइट। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो 2015 में एक बार उन्होंने पूछा था कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है या नहीं, बट अब वो पूछ रहे हैं कि इंडिया की जो प्रोसेसेस हैं वो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हैं, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा नहीं है। इट इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग, सेम बात बोली गई है, बट बोलने का तरीका डिफरेंट है, ज़्यादा एनालिटिकल हो गया है पेपर। द पेपर हैज़ बिकम मच मोर टफ। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ मैम, जैसे मुझे याद है मैंने PMT भी क्लियर किया है, नीट जिसे हम कहते हैं, तो मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 70 थी जब मैंने 2015 में पेपर दिया था। तो तब मैम इट वॉज नॉट रियली कि सोशल मीडिया वॉज नॉट सच अ बिग डिस्ट्रैक्शन। अब मुझे लगता है कि एक तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, खुद भी मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बात है, बट 100% इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स। एंड सेकेंडली मैम मुझे लगता है AI का बहुत बड़ा रोल है। After the advent of AI, and if somebody knows how to use it, preparation becomes a lot easier, but then it also becomes easier for the examiner. तो questions are progressively becoming tough, and मुझे लगता है कि students जो हैं उनके लिए अब focus करके पढ़ना थोड़ा ज़्यादा difficult हो गया है with so many sources multiplying. तो AI का रोल आप UPSC प्रिपरेशन में कैसा देखते हैं, कैसा मानते हैं? मैम मुझे लगता है कि काफ़ी दो साइडेड है ये। there's a good side to it and there's a bad side to it. The good side to it is that if you want to find information, now you don't need to read a lot. There is a method, if you know how to write prompts, you can actually do a great thing. इसमें जैसे मैं नोटबुक LM कई बार यूज़ करता हूँ, जिससे आप क्विजेस बनवा सकते हो, या आप यू कैन आस्क इट टू मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर यू, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट इसमें ख़राब चीज़ ये हुई है कि लोगों की रीड करने की टेंडेंसी कम हो गई है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि यार इक्विनॉक्स कब होता है या समर सॉल्स्टिस कब होता है, जैसे मैं एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि COP30 में क्या प्रॉब्लम्स हैं या सप्लाई डिमांड ग्राफ में क्या इश्यूज़ हैं, तो अब एक सिंपल सी चीज़ है कि यार जाओ और AI पे पूछ लो। अदरवाइज़ नॉर्मली हमारा क्या रहता था AI से पहले कि हम खुद सोचते थे, गूगल भी करते थे, तो टाइम लगता था, पढ़ना पड़ता था। नाउ द आंसर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस। अगर वो आदत लग जाती है तो हमारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं हो जानी चाहिए। आर नेचुरल इंटेलिजेंस नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट, इट्स अ वेरी बैड मास्टर। एंड उस वजह से इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग एक्टिवली देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। मुझे लगता है वहाँ स्टूडेंट्स को एक इशू आता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उस पर रिलाई करते हैं और खुद की इंटेलिजेंस को साइड करते हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्टली उससे सर्च नहीं करना चाहिए, पहले खुद सोच लेना चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं कुछ समझ आ रहा, देन AI इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव, राइट।
तो ये थे हमारे साथ शिविन, जिन्होंने एआई इन यूपीएससी प्रिपरेशन और अपनी खुद की प्रिपरेशन की जर्नी बताई। और शिविन अभी भी मानते हैं कि बच्चों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आप क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो आप काफ़ी सक्सेस रेट कम है यूपीएससी में, तो उन सारे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, हमारे इंस्टीट्यूशन ने भी और मैंने पर्सनली भी, आई थिंक वी आर दी ओनली वंस यूपीएससी में जो ये बात खुल के कहते हैं। हमारे यूट्यूब पे भी आप देखेंगे कि अगर आपसे 2 से 3 साल आपने यहाँ पे स्पेंड कर लिए हैं, देन यू शुड लुक फॉर अ प्लान बी। ऐसा नहीं है कि आप इसको कॉन्स्टेंटली बस प्रिपेयर करते रहिए और बस 6 अटैम्प्ट यहाँ पे लगाते जाइए। दिस इज़ नॉट व्हाट वी बिलीव इन। आप हमेशा देखेंगे हमें भी बोलते हुए 2 से 3 साल की ये पढ़ाई है, 2-3 साल लगते हैं इस एग्ज़ाम को समझने में, उसके बाद जॉब कर लेनी चाहिए। एक सिलेक्शन रेट एक्चुअली टफ़ है, कम है, एग्ज़ाम टफ़ है, बहुत लोगों का नहीं होगा। इट वुड बी बेटर इफ़ वी फाइंड अ प्लान बी। और इसका एग्जाम्पल आज हमारे सेंटर पे ही है, दिस प्रख्या हेयर। उनका 6th अटैम्प्ट था मैम, फाइनल अटैम्प्ट में वो सिलेक्ट हुई हैं, बट तीसरे अटैम्प्ट के बाद उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी कि यार ठीक है, मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, मैं खुद को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्स्टेंटली जर्नी में रहते हैं तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। मैं डंके की चोट पे ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर 2 साल हो चुके हैं तो प्लान बी या बैकअप प्लान पहले सिक्योर करना चाहिए, फिर यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए। तो शिविन से हमारी बातचीत यहीं तक। मेरा नाम है रितु, कैमरे के पीछे हैं शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।